सी टेट साइंस वालों तैयार हो। आज के 30 सवाल एनसीईआरटी बेस्ड हैं, लेकिन लेवल है हार्ड। देखते हैं आपकी साइंस की तैयारी कितनी पक्की है। 30 में से 25 सही करके दिखाओ। चलिए शुरू करते हैं। एक बात और, अपना स्कोर हर 5 सवाल के बाद नोट करते जाइए, क्योंकि आखिरी में देखना है कि आपका स्कोर सी टेट के लिए कितना स्ट्रांग हो चुका है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शुरू होता है। एक बच्चा कहता है कि ध्वनि निर्वात में भी यात्रा करती है। निर्वात वैक्यूम, जो आपका ध्वनि होती है, साउंड होता है, वो वैक्यूम में भी यात्रा कर सकती है, क्योंकि प्रकाश भी निर्वात में यात्रा करता है। तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी जब वो ये बच्चा कह रहा है? बच्चे को तुरंत गलत बताना, ध्वनि और प्रकाश के बीच अंतर समझाकर गतिविधियों और प्रयोग द्वारा प्रमाण देना, बच्चे को परिभाषा याद करने के लिए कहना, केवल यह बताना कि ध्वनि की गति बहुत कम होती है। तो देखो, जो शिक्षक है उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, तो उसको तुरंत बताना चाहिए बच्चे को कि जो आपकी ध्वनि होती है उसको क्या होता है, माध्यम की ज़रूरत होती है। तो ध्वनि को क्या होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है, और प्रकाश को आपको निर्वात में चल सकता है। ठीक है, तो प्रकाश को निर्वात में चल सकता है, और मीडिया आपको ध्वनि को निर्वात की आवश्यकता नहीं होती, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्वनि को किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की होती है। बट आपका जो लाइट है वो आपका निर्वात वैक्यूम में भी घूम सकता है, यात्रा कर सकता है। तो हमें उसको ध्वनि और परिवर्तन के बीच अंतर समझाकर गतिविधियों और प्रयोग द्वारा प्रमाण देना है। किसके द्वारा? गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा बताना है, प्रकाश और ध्वनि के अंतर करके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोगों ने पहले का आपका बी क्वेश्चन बताया वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2। एक विद्यार्थी कहता है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है। तो देखो, ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ऐसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन लोहे का बड़ा जहाज पानी पर तैरता रहता है। ठीक है, इसका सबसे उपयुक्त वैज्ञानिक स्पष्टीकरण क्या है? तो ये लोहे की कील और ये जहाज वाला क्वेश्चन आता है, बट इसका ऑप्शन है ना, हेर फेर करके घूम जाता है। ठीक है, एग्जामिनर घुमा देता है, तो ये कई बार आ रखा है ये क्वेश्चन। तो जहाज में लोहा पानी से हल्का होता है। जहाज है, जो जहाज में लोहा लगा होता है वो पानी से हल्का होता है। जहाज का आकार ऐसा होता है कि उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है। जहाज में हवा होने के कारण लोहे का भार समाप्त हो जाता है। पानी बड़े पिंडों पर ऊपर की ओर अधिक बल लगाता है। तो देखो, जब बच्चे को विद्यार्थी कह रहा है कि जो कील है पानी में डूब जाती है, लेकिन पानी का जहाज पानी पर तैरता रहता है, तो उसको वैज्ञानिक स्पष्टीकरण क्या है? तो देखो, उसको पता है कि जो जहाज होता है, जहाज क्या है, पूरा खोखला है। ठीक है, विशेष आकार का है, जिसके कारण वो क्या करता है, उसके आयतन को, जो आयतन होता है उसके घनत्व को क्या कर लेता है, कम कर देता है, इसलिए वह तैर सकता है। तो उस बच्चे को क्या है, जहाज का आकार ऐसा होता है, उसको कॉन्सेप्ट स्पष्टीकरण पता है कि जहाज का आकार ऐसा होता है, ऐसा शेप होता है। तो जब जो शेप होती है वो क्या करती है, जो पानी का आयतन है, जो वो जहाज का है, जो शेप होती है वो उसके आयतन को, पानी के आयतन को कम कर देता है, उसको जो घेर लेता है ना, तो जो पानी का वहाँ का आयतन है ना वो कम हो जाता है, उसको वो कवर अप कर लेता है। औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है, जिसके कारण आपका जहाज पानी का तैरता रहता है और लोहे की कील डूब जाती है। क्योंकि देखो, लोहे की कील कितनी पतली सी होती है, तो वहाँ पे आयतन घनत्व कम होता है ना, तो वो घनत्व उसको घेर नहीं पाता, पानी को, बहुत पतली सी होती है, पतली सी। अब बट पानी का जो जहाज है वो बड़ा है, वो और बहुत ज़्यादा घनत्व कवर अप करता है, तो इसलिए वो तैरता रहता है। ठीक है, चलिए, जिन लोगों ने आपका बी बताया है वो बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, नहीं पे ध्यान देना है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा आपका बिल्कुल नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? देखो, रासायनिक परिवर्तन का मतलब है जब भी कोई क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, हमेशा कोई भी एक न्यू सब्सटेंस बनकर आता है। जब दो तत्वों से मिलकर जब भी कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है, तो वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, एक ट्रिक और होती है जब रासायनिक परिवर्तन होता है, जब जो चीज़ पहले क्रिया, जो तत्व से दूसरी जो क्रिया बनकर आता है, नया पदार्थ बनकर, तो दोबारा वो रिवर्सेबल
रिसाइकल नहीं होता, ठीक है, वो चीज़ दोबारा उसी में कभी नहीं बनती है। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा दूध का दही बनना, ठीक है, दूसरा लोहे पर जंग लगना, तीसरा है कागज़ का जलना और चौथा है पानी का वाष्प में बदलना। तो देखो, जब हमारा दूध का दही बनना होता है वो क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन, क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बन गई, ठीक है, दूध से दही बनी तो क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस बना, दूध से दही बन गई तो नया पदार्थ बन गया, तो ये क्या है रासायनिक परिवर्तन है, हमें नहीं बताना है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, लोहे था, लोहा वायु के संपर्क में आया, हवा के संपर्क में आया तो जंग लग गई, तो वो क्या हो गया, एक नया पदार्थ बन गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन आपका है, ठीक है। अब कागज का जलना, तो पहले कागज था, कागज जल के क्या बन गया, राख बन गया, ठीक है, राख बन गया, नया पदार्थ बन गया, तो ये क्या है रासायनिक परिवर्तन है। बट जो पानी का वाष्प में बदलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो आंसर क्या बनता है डी। अब सुनो, जो पानी का वाष्प बनना ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब जो भौतिक परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, दोबारा उसी चीज में बन जाता है तत्व, जैसे कि पानी का वाष्प बनना, पानी वाष्प बन गई, अब वाष्प बदल के दोबारा पानी बन जाती है। आप लोगों ने भगोना देखा है, वो किसी भी चीज़ में बर्तन में आप गर्म करते हैं तो उस पर ढक देते हैं तो वो क्या हो जाता है, भाप बन जाती है, भाप बन के वो ढक्कन पे चिपक जाती है। जब आप ढक्कन गैस को बंद करके ढक्कन हटाते हो तो वो जो भाप जम जाती है वो किस में बन जाती है, दोबारा पानी में बढ़ जाती है, दोबारा रिवर्स हो जाती है। तो जो चीज़ रिवर्स हो जाए वो भौतिक परिवर्तन, जो रिवर्सेबल ना हो वो है रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, दूध का दही बनना, जो दही बनी थी वो दोबारा दूध बन सकती है, कभी नहीं बन सकती। लोहे पर जंग लगना, जब जंग लग गई तो अब वो दोबारा लोहा सही हो सकता है, नहीं हो सकता, वो जंग लग गई तो जंग लग गई। कागज का जलना, जब राख बन गया तो राख बन के अब वो कागज तो दोबारा नहीं बन सकता कभी, तो ये क्या है सारे रासायनिक परिवर्तन है। बट हमारा पानी का वाष्प में बदलना ये क्या होता है, ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का, कि एक पौधे की पत्तियों को कुछ समय के लिए अंधेरे में रखा जाता है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि रिपीटेड क्वेश्चन है, मैडम आपने मॉक टेस्ट में पहले नहीं, ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, अलग है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो, उसमें अंधेरे में था, उसमें था आपका कि पौधा वो जब प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड था वो क्वेश्चन, ठीक है। एक पौधे की पत्तियों को कुछ समय के लिए अंधेरे में रखा गया, इसके बाद पत्ती को आयोडीन विलयन से जांचा गया। तो जब वो पौधा को हमने उसमें रख दिया, अंधेरे में रख दिया, फिर हमने क्या करा, उसको चेकआउट करा, किससे, आयोडीन विलयन से, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूट से जांचा उसको। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलो ऑप्शन ए देखते हैं, पत्ती में जल की उपस्थिति जांचना। तो पत्ती हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि चेक कर लें कि पत्ती में जल की उपस्थिति है या नहीं है, ठीक है। बी, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की भूमिका जाना, कि हम जांच रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें ऑक्सीजन की कितनी भूमिका है, ठीक है। सी, जांच रहे प्रकाश संश्लेषण में स्टार्च बनने को प्रदर्शित करना, ठीक है। फिर डी, जान रहे हैं पत्ती में क्लोरोफिल की मात्रा का जांचना। तो देखो, जब भी हम क्या करते हैं, जब आयोडीन इस विलयन लेते हैं तो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन स्टार्च की उपस्थिति में नीला काला कर देता है, ठीक है। तो जब हम पत्ते को देख रहे हैं तो वो वहाँ पे क्या जांच रहे हैं, हम जांच रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, क्या जांच रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण जांच रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, आयोडीन क्या होता है, देखो जांच क्या रहे हैं हम, प्रकाश संश्लेषण जांच रहे हैं, ठीक है। जो आयोडीन विलयन होता है ना, तो आयोडीन क्या करता है, स्टार्च की उपस्थिति बताता है, किसकी उपस्थिति बताता है, स्टार्च, किसकी उपस्थिति बताता है, इंपॉर्टेंस बताता है, स्टार्च की बताता है। अगर वो उसमें स्टार्च उपस्थित होता है तो वो क्या कर देता है, नीला काला कर देता है, जो नीला है वो काला कर देता है, ठीक है। जो वो स्टार्च होता है तो वो क्या कर देता है, नीले को काला कर देता है। तो स्टार्च क्या है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, ठीक है। तो स्टार्च क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। तो हम इसको आयोडीन विलयन को हम क्यों देख रहे हैं, वो हम जांच रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में स्टार्च बनने को प्रदर्शित करना। तो किसका जांच रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में जो स्टार्च बन रहा है, ओके। तो इसीलिए आयोडीन का हम जांच चल रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, जिन लोगों ने यहाँ सी बताया वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये ट्रैप क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे क्लोरोफिल का बता देते हैं, ठीक है। तो ये 90% स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक खा जाते हैं, आप लोगों को यहाँ नहीं खाना है, ओके। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में, कोई एक विद्युत परिपथ है में बल्ब जल रहा है, ठीक है, उसमें बल्ब आपका ये बल्ब जल रहा है, ठीक है,
और अचानक स्विच ऑफ कर दिया, हमने स्विच को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो सबसे पहले क्या समाप्त होता है? तो सबसे पहले जब हम स्विच ऑफ कर देंगे तो सबसे पहले क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह खत्म हो जाएगा, तारों का प्रतिरोध खत्म हो जाएगा, बैटरी का विभव खत्म हो जाएगा, या बल्ब का प्रतिरोध खत्म हो जाएगा। तो देखो, जब हम यहाँ पे स्विच ऑफ कर देते हैं, ये आपका बल्ब है, जब स्विच ऑफ करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? परिपथ टूटता है। क्या होता है? परिपथ टूट जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब स्विच ऑफ करेंगे एकदम से सिग्नल टूट जाता है, परिपथ टूट जाता है। जब परिपथ टूट जाता है तो परिपथ टूटने से क्या हो जाता है? आपका जो धारा होता है, जो धारा होता है उसका धारा का फ्लो रुक जाता है। तो जो यहाँ पर धारा का फ्लो रुकता है वो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाना। ऑफकोर्स जब हम लाइट बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो परिपथ वहाँ से वो लिंक टूट जाता है। ऑफ करने से जब टूट जाता है तो वो वहाँ पे आपका लाइट है, जो धारा है वो बंद हो जाती है, आई है जो। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या बनता है? ए बनता है। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जीव अंडे देता है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है? ऐसा कौन सा जीव पैदा हो गया भाई? देखो, पहले तो अंडे दे रहा है और दूध भी पिला रहा है। तो दूध पिलाते हैं वो कौन होते हैं? मैमल्स होते हैं। ठीक है, स्तनधारी होते हैं। अब बट जो स्तनधारी होते हैं वो अंडे नहीं देते, तो ये एक अपवाद टाइप में हो गया। और साइंस में जो अपवाद होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सांप है या मेढक है या प्लेटीपट्स है या कबूतर है? तो आप लोग यहाँ पे लॉजिक भी लगा सकते हैं। सांप क्या है? बच्चों को दूध नहीं पिलाता, ठीक है, ये गलत है। मेढक भी दूध नहीं पिलाता, ठीक है। कबूतर भी दूध नहीं पिलाता। वो कौन है? आपका प्लेटिप्स है। तो क्या है? एक आपका जीव है वो है प्लेटिप्स, जो कि अंडे देता है और फिर भी वो स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी मैमल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? प्लेटिप्स। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। एक विद्यार्थी ने देखा कि गर्म चाय कुछ समय बाद ठंडी हो जाती है। इस घटना में ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा में होता है? चाय थी भैया, ये कप हमारी चाय है, इसे ये क्या है? कप है। ठीक है, गरम गरम हॉट हॉट चाय है, तो वो कुछ समय बाद ठंडी तो होती है। क्यों नहीं होगी? होती है। क्यों होती है? उसमें ऊर्जा, जो ऊष्मा का प्रवाह है, हीट प्रोसेस है, हीट ट्रांजैक्शन है, वो क्या है? ठंडी चाय से वातावरण की ओर, वातावरण से चाय की ओर, गर्म चाय से अपेक्षाकृत ठंडे वातावरण की ओर, या दोनों दिशाओं में समान रूप में। तो जो देखो, जो चाय होता है, जो आपका ऊष्मा का प्रवाह होता है, वो क्या होता है? अधिक तापमान से क्या होता है? लिख लो, अधिक जो तापमान होता है, जहाँ पे अधिक तापमान होगा, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर। ठीक है, कम तापमान की ओर जाता है, कम तापमान की ओर। जब अधिक तापमान क्या है? चाय का, अब वो कम तापमान क्या है? वो वातावरण का है। ठीक है, तो वो आपका वातावरण की ओर जाता है। तो इसका आंसर क्या बनता है आपका? गर्म चाय से अपेक्षाकृत ठंडे वातावरण की ओर। तो जहाँ ठंडा वातावरण होगा, कम तापमान होगा, वहाँ की ओर वो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन वाष्पीकरण के बारे में सही है? जो आपका वाष्पीकरण है उसमें कौन सा बात सही है? ठीक है, तो यह केवल क्वथनांक पर होता है। यह द्रव की पूरी सतह पर नहीं, केवल नीचे होता है। यह सतह पर होता है और ठंडक उत्पन्न करता है। इसमें द्रव्य हमेशा गैस में पूरी तरह बदल जाता है। तो देखो, इसका क्या होता है? जब भी कोई वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण में सही तथ्य क्या है? केवल क्वथनांक पर। जहाँ केवल है और क्वथनांक पर बिल्कुल काम नहीं करता, गलत है। ये द्रव को पूरी तरह सतह पर नहीं, केवल नीचे होता है। नहीं, जब भी आपने अभी मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था, जैसे भगोना है तो हम उस पर ऊपर प्लेट रख देते, तो वो कहाँ पे होता है? सतह पे होता है, ना कि नीचे होता है। तो ये भी आपका तर्क गलत है। इसमें हम द्रव हमेशा गैस में पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ गैस कहाँ से आ गई? ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? यह सतह पर होता है। जो वाष्पीकरण होता है वो हमेशा सतह पर होता है। और कैसे होता है? जैसे उच्च ऊर्जा वाले, जो बहुत अधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं, कण के निकलने से क्या होता है? हमें ठंडक हो सकती है। ठीक है, ठंडक उत्पन्न कर सकता है। चलिए आगे है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक किसान लगातार एक ही खेत में केवल एक ही फसल उगाता है। इसमें से निम्न में से कौन सी समस्या अधिक संभावित है? जब एक ही फसल लगा रहा है बार बार तो उससे क्या होगा? तो वो मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण बंद होना, वर्षा में वृद्धि होना, वायुमंडल में नाइट्रोजन समाप्त होना। तो देखो,
जब हम बार बार एक ही रिपीटेटिव फसल लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है। क्या हो जाता है, मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। प्रकाश संश्लेषण बंद होना, प्रकाश संश्लेषण तो हमारा सन से डिपेंड होता है, तो ये तो आपका गलत बनता है। वर्षा में वृद्धि होना, जब हम फसल लगा रहे हैं तो वर्षा से वृद्धि से कोई भी मतलब नहीं होता, ये भी गलत होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन समाप्त हो जाता है, ये नहीं वो होता है आपका। मिट्टी की उर्वरता जो वो होती है वो कम हो जाती है, बार बार वो पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं। हम बार बार एक ही फसल को एक ही पोषक तत्व मिलते हैं तो वो बार बार उससे ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें क्या होता है, एक किसान को अलग अलग फसल लगानी चाहिए होती है, और थोड़ा गैपिंग पे लगानी होती है, कंटिन्यू भी नहीं लगानी होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं मिट्टी के। चलिए अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 10वां, मानव पाचन में लार की प्रमुख भूमिका क्या है। तो जो मानव है उसमें लार की जो प्रमुख भूमिका है, क्या काम करता है, वो वसा को पूर्ण पाचन करता है, स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है, या रक्त का निर्माण करता है। तो देखो जो लार होता है, लार ग्रंथि होती है आपका, तो वो क्या करती है, तो लार में क्या होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम वो होता है आपका स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या करता है, स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है, ठीक है। तो जो एंजाइम वो क्या करता है, लार एक एंजाइम है, वो क्या करता है, स्टार्च जो कि पाचन की शुरुआत करता है। तो क्या करता है, स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है। तो इसका आंसर क्या बनता है आपका, बी बनता है, ठीक है। तो लार ग्रंथि क्या करती है, स्टार्च के पाचन की शुरुआत कर देती है उसको, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% बन सकती है, ठीक है। तो 11 प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाए तो सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है। जो आपने सुना ना, RBC कम हो गए या ज़्यादा हो गए, ये सब हो गया, तो क्या हो जाता है, जो RBC है उसकी संख्या बहुत कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वो रोगाणु से लड़ना प्रभावित करता है, रक्त का थक्का बनना प्रभावित करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, पाचन एंजाइम बनाना। तो देखो जो RBC होता है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन के लिए होती है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, O2 ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो जब हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, RBC सेल्स कम हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित हो जाएगा। तो जो कि हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन O2 का परिवहन करता है, तो वही हमारा प्रभावित हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका 12वें नंबर का। एक विद्यार्थी ने देखा कि सूर्य की रोशनी में रखे काले कपड़े सफ़ेद कपड़ों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है। तो जब एक बच्चा बता रहा है तो उसका कारण क्या है, काला रंग ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, सफ़ेद रंग ऊष्मा पैदा करता है, काला रंग ऊष्मा को नष्ट कर देता है, सफ़ेद कपड़ा ऊष्मा का स्रोत होता है। तो देखो जब हमारा काला कपड़ा ज़्यादा कम होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो ब्लैक होता है, जो काला रंग होता है, वो अधिक विकीकरण करता है। क्या करता है, अधिक विकीकरण करता है। क्या करता है गाइस, अधिक विकीकरण करता है, विकीकरण, ये विकीकरण वह है, ठीक है, अधिक विकीकरण करता है या ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है। जो काला रंग होता है वो इसीलिए आपने देखा होगा, जो बायोगैस है या फिर आपका ये जो ब्लैक होता है वो बहुत रेज़ को लेता है, ठीक है, तो वो रेज़ लेता है, डार्क कलर होता है, इसलिए वो ज़्यादा अवशोषित करता है, तो इसीलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसका आंसर बनता है आपका A नंबर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है आपका 13 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अलग करने की विधि और मिश्रण का सही युग्म है। तो ये अलग करने की विधि बहुत पूछी जाती है, मैंने मिश्रणों का विभाजन आपको एक अलग से वीडियो दे रखी है, उसको भी आप स्पीड तेज करके 2x की स्पीड करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर आप क्या है, अलग करने की विधि और मिश्रण का सही युग्म कौन सा है, तो वो है नमक प्लस पानी, उसको हम छनन कहते हैं, या रेत और पानी को छनन कहते हैं, या पानी प्लस पानी को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं, या लोहे की बुरादे और रेत को वाष्पीकरण कहते हैं।
तो देखो, जो हमारा अलग करने की विधि है वो क्या है हमारी, वो है रेत से पानी को अलग करना। वो क्या होता है, जैसे जो हमारा पानी है, ये पानी है, उसमें हम रेत हो जाता है, तो जब रेत क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, जब कोई भी पार्टिकल्स हैं, जो भी कण हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, छनन बोलते हैं। तो रेत प्लस पानी करना, और वो मिश्रण, रेत और पानी का मिश्रण, और उसको अलग करना, रेत और पानी के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है, छनन विधि कहलाता है। और मिश्रण क्या होता है, वो रेत और पानी होता है। ठीक है, तो आंसर क्या बनता है आपका यहाँ पर, बी बनता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बेहद ज़रूरी है। ये देखिए, आप कहेंगे लोहे की कील पर बहुत आते हैं। हाँ जी, लाए, लोहे की कील पर बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो, एक चुंबक को लोहे की कील के पास लाने पर कील चुंबक की ओर आकर्षित होती है। यदि चुंबक को हटा दिया जाए तो सामान्यतः है। तो वो क्यों होता है, क्या कारण है? तो कील हमेशा स्थायी चुंबक बन जाएगी। कील का चुंबकीय प्रभाव समाप्त और बहुत कम हो सकता है। कील का द्रव्यमान कम हो जाएगा। कील विद्युत चालक नहीं रहेगी। तो अब जब ये कॉमन सेंस वाली बात है, जब हम उसको हटाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर चुंबकीय जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। क्योंकि जब हम लोहे की कील को चुंबक के पास लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसको प्रेरित करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनता है कील का चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाना और बहुत कम हो जाना। उसको दूर लेते जाएंगे तो चुंबकीय जो प्रभाव है, लोहे का अट्रैक्शन चुंबक की तरफ होता है, वो कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन अम्ल और क्षार के संबंध में सही है? जो अम्ल है और क्षार है, उनका संबंध कौन सा सही है? तो देखो, सभी अम्ल ठोस होते हैं, सभी क्षार जल में अघुलनशील होते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बन सकते हैं। अम्ल कभी भी धातुओं से अभिक्रिया नहीं करते। जब आप लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तभी आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो पूरा अम्ल और क्षार के बारे में ट्रिक वाइज पढ़ने से लिए बहुत अच्छे से वो तो मेरी वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है वो देखो, अम्ल और जो क्षार होता है, हमारा अम्ल और क्षार होता है, वो क्या होता है, वो होता है आप लोगों का अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है। अब जब अम्ल को और क्षार के साथ अभिक्रिया हम करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनते हैं। ठीक है, तो जब क्या होता है, लवण और जल बनते हैं। जब लवण और जल बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं इनो होता है। ठीक है, इनो होता है जब आपके पेट में जो आपका पेनक्रियास है, पेट है, तो वहाँ पे क्या बनता है, एसिड बनता है, HCl बनता है। ठीक है, पेट में क्या बनता है, HCl बनता है। तो जब हमारे पेट में HCl बनता है तो हम इनो लेते हैं। तो इनो क्या होता है आपका, इनो क्या होता है आपका, एक क्षार होता है। ठीक है, अम्ल हमारा बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, तो वो क्षार होता है। इनो के साथ जब हम मिलते हैं तो हमें रिलैक्स बनता है। क्यों, वो क्या कर देता है, उदासीनीकरण कर देता है। क्या कर देता है, उदासीनीकरण कर देता है। ठीक है, तो वो क्रिया होती है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी पौधे को पर्याप्त जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिले, ठीक है, पर्याप्त जल भी मिल रहा है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, CO2, ठीक है, लेकिन उसे लगातार अंधेरे में रख दिया जाता है, तो सबसे अधिक प्रभावित प्रक्रिया क्या होगी? जब उसको हम धूप नहीं दे रहे, ठीक है, वो धूप नहीं दे रहे तो क्या नहीं हो पाएगा, बताओ, धूप से क्या होता है, सन से क्या होता है? तो उसमें श्वसन प्रभावित होगा, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा, जल का अवशोषण होगा या जड़ की वृद्धि होगी। तो जड़ की वृद्धि तो होगी नहीं, जल का अवशोषण भी नहीं होगा। किसका क्या सबसे अधिक प्रभावित होगा गाइस, वो होगा प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है, सन की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो जाएगा जब उसको प्रकाश नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, यदि किसी वस्तु की गति की दिशा बदल रही है लेकिन उसकी चाल समान है, ऐसी स्थिति में, इसका आप लोग देखते हैं कौन जल्दी से जवाब देगा, किसके आंसर सही आता है, देखते हैं। ठीक है, जल्दी से आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो कमेंट कर देना। ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट बाद में नहीं पढ़ती, मैं कमेंट आप लोगों के बाद में भी देखती हूँ। ठीक है,
आप लोग कमेंट करते हैं, मैं उसको हार्ट भी देती हूँ। ठीक है, चलिए। वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु की वेग में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु स्थिर है, वस्तु पर कोई बल नहीं लग सकता। जब उसकी वस्तु की गति की दिशा बदल रही, जब गति की दिशा बदल रही तो उसकी चाल समान है। ऐसी स्थिति में क्या होगा जब चाल समान होगी? तो देखो, जो वेग होता है, वेग होता है, जब हम वेग में चाल के साथ दिशा भी शामिल होती है। जब कोई भी वेग है, वेलोसिटी है, तो उसमें आपकी चाल होती है, तो कोई भी दिशा शामिल होती है। तो दिशा, जब हम डायरेक्शन बदलते हैं तो उसमें वेग चेंज नहीं होता। अब हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो हमने लेफ़्ट ले लिया, राइट ले लिया, तो हमारा वेग थोड़ी चेंज होता है। तो फिर आंसर क्या बनता है यहाँ पर? वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? वस्तु की वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका है वो क्या है? जब हम दिशा बदलने पर क्या करता है? वेग बदलता है। अभी मैं उल्टा बोल गई, सॉरी। दिशा बदलने पर क्या होता है? वेग बदलता है, क्योंकि वहाँ पर दिशा भी शामिल होती है। तो क्या होगा? वस्तु की वेग परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे जब उसकी चाल समान है, तो वहाँ पे जब दिशा बदल रही तो वो क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ स्थिर नहीं है, ना कोई बल है, ये भी गलत है। आंसर क्या बनेगा? वस्तु की वेग में परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा उदाहरण अनुकूलन, अडेप्टेशन को अच्छी तरह दर्शाता है? जो अडेप्टेशन होता है वो किसको अच्छे से दर्शाता है? तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य को गर्म पानी पीना, ऊँट को मरुस्थल में जीवित रहने के लिए विशेष शारीरिक संरचनाएं रखना, पौधों को प्रतिदिन पानी देना, विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले पढ़ाना। तो अनुकूलन क्या होता है? अडेप्टेशन। यहाँ पर साइंस के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन क्या कहलाएगा? तो साइंस के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन क्या कहलाता है? वो है जैसे कि ऊँट का मरुस्थल में जीवित रहने के लिए विशेष शारीरिक संरचनाएं रखना। तो देखो, जो ऊँट है वो क्या कर रहा है? एक संरचना कर रहा है। ठीक है, संरचनात्मक कर रहा है। ठीक है, कॉग्निटिव कर रहा है। जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो क्या कर रहा है? उसको पर्यावरण के साथ मिक्स कर रहा है। ठीक है, पर्यावरण में साथ में जीवित रहने के लिए वो कर रहा है। तो वो क्या, इसको कहते हैं हम अनुकूलन। किसी चीज़ में उसी में व्यवस्थित होकर पर्यावरण में मदद कर रहा है, तो वो क्या है? आपका अनुकूलन है। तो यहाँ पर अनुकूलन का आंसर क्या बनता है? ऊँट का मरुस्थल में जीवित रहने के लिए विशेष शारीरिक संरचनाएं रखना। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे मैडम हर ही क्वेश्चन को सभी को ये बोल देती हैं वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, ये है ही आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही कॉन्सेप्ट आते हैं आप लोगों के। एक खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला है। घास है, फिर टिड्डा है, फिर मेढक है, फिर सांप है, फिर बाज है। यदि टिड्डाओं की संख्या अचानक बहुत कम हो जाए तो ये कम हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले किस जीव को भोजन की कमी का प्रभाव अधिक दिखाई देगा? घास, मेढक, बाज या सांप? तो देखो, जब अब टिड्डे खत्म हो जाएंगे तो किसको वो भोजन नहीं मिलेगा? वो मेढक को नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? मेढक को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे की सीरीज ये तो टिड्डे पे डिपेंड है ना। तो टिड्डे का मुख्य भोजन, मेढक का तो मुख्य भोजन यहाँ पर टिड्डा है, इसलिए उसको प्रभाव सबसे कम किसको पड़ेगा? यहाँ पर मेढक को पड़ेगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर। किसी स्थान पर पेड़ों की संख्या लगातार कम होने से निम्न में से कौन सा प्रभाव सबसे सीधे संबंधित है? जब पेड़ें कम की संख्या कम हो रही है तो क्या है? मृदा अपरदन में वृद्धि, पृथ्वी का घूर्णन रुकना, चंद्रमा की गति का बढ़ना, समुद्र का खारा होना और समाप्त होना। तो देखो, जब हम पेड़ खत्म कर रहे हैं तो वो पेड़ जो खत्म हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, वो किस कारण हो रहे हैं? वो हो रहे हैं पृथ्वी के घूर्णन से कोई मतलब नहीं है, चंद्रमा की गति से भी कोई मतलब नहीं है, समुद्र से भी कोई मतलब नहीं है। वो है मृदा अपरदन में वृद्धि। जैसे कि जो मृदा अपरदन है, क्योंकि देखो पेड़ किससे डिपेंड है? हमारी मिट्टियों से अब डिपेंड है। मिट्टी क्या कर रही है? बांधे रखती हैं। तो जो मिट्टी यहाँ है, मिट्टियों के कारण वो पेड़ बंधे रहते हैं, जुड़े होते हैं उनमें। तो पेड़ कम होने का कारण क्या है? जो आपका अपरदन में वृद्धि, जो अपवर्धन हो रहा है मृदा में। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, मृदा में अपरदन में वृद्धि। चलिए, अगला प्रश्न है 20 नंबर 1 क्वेश्चन। एक शिक्षक बच्चों से पूछता है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो क्या होता? यह प्रश्न मुख्यतः किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? वो कैसा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है? केवल स्मृति पर, अनुप्रयोग और तर्क पर, केवल अनुकरण पर, या यांत्रिक पुनरावृत्ति पर? तो केवल तो आप काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन तो कटते हैं। तो देखो, ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, जब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहा है, क्या और क्यों पुटअप हो रहा है, तो वो क्या है?
कारण पूछ रहा है, कारण और परिणाम का, आपका परिणाम का बात हो रही है, यहाँ पे परिणाम पूछ रहा है कारण से, तो वो यहाँ पे क्या होगा आपका अनुप्रयोग और तर्क, क्या होगा अनुप्रयोग और तर्क होगा। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, तर्क पुटअप करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22 है आप लोगों का। विज्ञान कक्षा में बच्चों को केवल पुस्तक की परिभाषाएं याद करवाने की बजाय उन्हें पत्तियां, मिट्टी और आसपास के पदार्थों का अवलोकन करवाया जाता है। यह दृष्टिकोण किससे सबसे अधिक संबंधित है? ऐसा क्यों करा जा रहा है? रटकर सिखाना, तो रटकर तो हम यहाँ कैसे सिखा सकते हैं, नहीं, यहाँ पे तो बाहर ले जा रहे हैं ना बच्चे को। अनुभवात्मक गतिविधि आधारित अधिगमन, केवल व्याख्यान विधि, केवल परीक्षा आधारित प्रश्न। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। यहाँ केवल हमने नेगेटिव टैग वर्ड बताया है, व्याख्यान विधि तो नेगेटिव टैग वर्ड है और केवल भी है यहाँ। और रट कर सीखना, जहाँ रोट मेमोराइजेशन हो, यहाँ पर जहाँ पर रोट लर्निंग हो, तो वो भी आपका ऑप्शन गलत होता है और वो आंसर आपका यहाँ बनता है बी। जब भी हम वातावरण से जोड़ते हैं, जीवनों के एग्जाम्पलों से जोड़ते हैं, जीवन से रिलेटेड वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, एक्टिव बेस एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक्टिव एक्सप्लोरर जहाँ पे गतिविधि आधारित अधिगमन होता है, गतिविधि सक्रिय बच्चा, अनुवादक, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो रही है, तो यहाँ पर आंसर बनता है आपका अनुभवात्मक। ठीक है, चलिए अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, एक बच्चा कहता है भारी वस्तु हमेशा हल्की वस्तु से तेज गिरती है और शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो बोल दे रहा है कि जो भारी वस्तु है वो उससे कम गिरती है, तो उसे क्या करना चाहिए शिक्षक को? बच्चे की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, केवल सही उत्तर लिखवा देना चाहिए, उपयुक्त गतिविधि और प्रयोग द्वारा धारण की जांच करवाना चाहिए। जब बच्चा ऐसा कहता है तो हमें क्या करना होता है, जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको प्रमाण देंगे। साइंस में क्या करना होता है, प्रमाण देना होता है, जांच करना होता है, प्रयोग करना होता है, बच्चों को फैक्ट बताना होता है। तो क्या कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, ऐसे कैसे, गलत। उसे डांट देंगे, नहीं। केवल उत्तर लिखवा देंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, पूरी एक गतिविधि देंगे। वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है उसमें धारणा होती है, जांच करना होता है, प्रयोग करना होता है, तो वो आपको यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड यही बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे जो विज्ञान का शिक्षण है, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रैप क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे कम उपयुक्त कौन सा है विज्ञान का शिक्षण? बच्चों के पूर्व अनुभवों से शुरुआत करना, प्रश्न पूछने के अवसर देना, केवल शिक्षक द्वारा तथ्य बताना और बच्चों से याद करवाना, गतिविधि और अवलोकन करवाना। तो देखो, बच्चों के पूर्व अनुभवों से शुरुआत कराना, तो ये तो है। हम जब भी कोई बातें करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवीजन कराते हैं। तो जो भी रिवीजन कराते हैं, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, उससे पहले एडिशन का बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी क्रिया, जैसे साइंस में जब हम कुछ बात बताते हैं तो उससे पहले पुराने कॉन्सेप्ट को जोड़ते हैं। तो ये पुराने अनुभवों को तो बिल्कुल सही फैक्ट है। प्रश्न पूछने के अवसर देना, तो मैंने आप लोगों को 100 बार बताया है, जहाँ अवसर देना होता है और प्रश्न पूछने के अवसर देना मतलब बच्चों को अवसर देना, तो वो बिल्कुल सही होता है, ये भी सही बात है। यहाँ पर गतिविधियों और अवलोकन, जहाँ पे अवलोकन आता है, गतिविधि आती है, वो भी आपका ऑप्शन 100% सही होता है। अब यहाँ पर ये केवल आ गया और ये बात याद करवाना आ गया, तो ये आपका गलत ऑप्शन बनता है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन गलत है। ये क्या करता है, ये केवल शिक्षक केंद्रित विधि हो जाती है, जहाँ की हमें क्या करना होता है कि हमें बाल केंद्रित शिक्षक विधि को अपनाना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का स्टार्ट होता है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बच्चा कहता है कि पौधे भोजन मिट्टी से लेते हैं। जो पौधे हैं वो भोजन कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। शिक्षक की इससे सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी? तो बच्चे को गलत कहकर चुप कर देना, गलत। केवल परिभाषा लिखवा देना, गलत। उसे उत्तर याद करने को कहना, गलत। आप क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की उसको प्रक्रिया का प्रयोग बताएंगे, गतिविधि से जोड़कर उसकी धारणा को विकसित करेंगे, उसको बताएंगे। नहीं बेटा, जो भोजन होता है वो भोजन कहाँ से लेता है, वो लेता है पौधे। भोजन कहाँ से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है, वो आपका प्रकाश से होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रमाण देंगे, संशोधित करेंगे उसकी बात को, उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए
26 नंबर क्वेश्चन, एक बंद कमरे में जलती मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? एक मोमबत्ती है, उसमें बंद कमरे में है और वो बुझ जाती है, तो क्यों? कमरे में प्रकाश समाप्त हो गया, इसलिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सीमित हो गई, इसलिए मोमबत्ती का रंग बदल गया, इसलिए या कार्बन डाई जलने लगती है, इसलिए। तो देखो, जो आपकी मोमबत्ती होती है, जब हम कोई भी, जैसे मोमबत्ती, आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, मोमबत्ती जल रही है, जब आप उसको कवर अप कर देते हैं ग्लास से या किसी से, जैसे, तो फिर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। तो जब हम बिल्कुल ग्लास से कवर अप कर देते हैं जलती मोमबत्ती को, बिल्कुल मोमबत्ती बुझ जाती है, तो वहाँ क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जब हम बंद कमरे में मोमबत्ती बुझ गई, पूरा कमरा बंद कर दिया, वहाँ पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन कम नहीं है, तो हो सकता है, तो इसीलिए उपलब्धता सीमित हो गई। यहाँ पे कहा है सीमित हो गई, ये नहीं कहा कि ख़त्म हो गई, धीरे धीरे कम हो गई, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो गई, सीमित हो गई, उसको ऑक्सीजन को बांध दिया, तो आंसर क्या बनता है आपका? यहाँ पर बी बनता है। ठीक है, मैं आप लोगों की थोड़ी स्पीड तेज़ रखती हूँ, क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम टाइम होता है, एग्ज़ाम टाइम में मैं अपना ये नहीं है कि लंबी वीडियो करूँ, आप लोगों के लिए मैं कॉन्सेप्ट जल्दी स्पीड में तेज़ रखती हूँ, क्योंकि आप लोग कम समय में कॉन्सेप्ट ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमें कथन बताना है। पौधे केवल दिन में श्वसन करते हैं, पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, पौधे दिन और रात दोनों में श्वसन करते हैं, पौधों में श्वसन नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रैप होता है, कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में। क्या होता है कि केवल आ रहा है, ये नहीं, ये भी नहीं, पौधे श्वसन नहीं होता है, पौधे दिन और रात दोनों में श्वसन करते हैं, बट क्या करते हैं? दिन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कथन इसका सही बनता है। अगला प्रश्न आता है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 2 समान पौधे लेता है, 2 ले लिए, एक को धूप में और दूसरे को अंधेरे में रखता है तथा दोनों को एक समान मात्रा में पानी देता है। यह प्रयोग मुख्यतः किस कारक की भूमिका जांचने के लिए उपयोगी है? जब वो ऐसा कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है? तो देखो, इस मॉक टेस्ट के बाद हम जो मॉक टेस्ट साइंस का लाएंगे वो बहुत बेहद ज़रूरी होने वाला है। उसमें आपके और इससे हार्ड लेवल क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके रीज़न और अजर्शन के कारण, जो आपका कारण के बेस पर होंगे और कथन के बेस पर होंगे, जो कि आपके सीडीपी में भी क्वेश्चंस आए हैं। 2024 में ऐसा ही कॉन्सेप्ट आया है। तो अब सीटेट क्या करता है? एजर्शन वाले क्वेश्चनों को देखता है, कथन और कारण वाले क्वेश्चनों को देता है। तो अगला मॉक टेस्ट को देखना ना भूलें, क्योंकि वो बेहद ज़रूरी आप लोगों के लिए होने वाला होगा। ओके, चलिए, तो वो क्या जांचता है? प्रकाश जांचता है, मिट्टी का रंग जांचता है, ताप का केवल एक प्रभाव है या जड़ का प्रभाव है? तो देखो, जब वो पौधों को समान लेवल पे लाता है तो वो क्या देखता है? समान मात्रा में पानी भी देता है, तो वो क्या देख रहा है? ठीक है, वो ये देख रहा है कि जो आपका जांच रहा है, वो क्या जांच रहा है? प्रकाश को जांच रहा है। ठीक है, प्रकाश को जांच रहा है। किसको जांच रहा है? वो प्रकाश को जांच रहा है, क्योंकि प्रकाश से ही तो वो हटा रहा है, एक को प्रकाश को रख रहा है, एक में प्रकाश नहीं रख रहा। ठीक है, तो वो प्रकाश को परिवर्तित किया गया है, यहाँ पे क्या कर दिया है? प्रकाश को ही परिवर्तित करा है, चेंज किया गया है एक दूसरे के लिए। तो जब परिवर्तित करा है तो वो प्रकाश को ही जज कर रहा है। ठीक है, चेकआउट कर रहा है, जांच रहा है, तो वो प्रकाश की भूमिका को जांच रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का और सीधा दिखाई देता है, तो कैसा बन रहा है? बिल्कुल समान आकार का बन रहा है और बिल्कुल सीधा बन रहा है। तो सामान्य कौन सा दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण होता है जो कि बिल्कुल एक सीधा बनाता है, समान आकार का बनाता है, और क्या बनाता है? सीधा बनाता है? तो वो होता है गाइस दर्पण आपका समतल, केवल उत्तल कोई दर्पण नहीं, तो वो होता है आपका समतल दर्पण। जो समतल दर्पण होता है वो कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है, और उसका आकार कैसा होता है? जो आकार शेप होती है समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। ठीक है, और वो कैसा प्रतिबिंब देता है? वो आपका प्रतिबिंब देता है, प्रतिबिंब कैसा देता है? वो देता है आपका आभासी। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब देता है। कौन सा देता है? आभासी प्रतिबिंब देता है, सीधा देता है, और आपका वस्तु के समान देता है, तो वो होता है आपका समतल दर्पण। चलिए, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है
30 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका मॉक टेस्ट का, वो क्या है? अब वो आता है आपका स्क्रीन पर, ये है सीटेट में विज्ञान पढ़ाते समय निम्न में से कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक उपयुक्त है? तो जब आप सीटेट में विज्ञान पढ़ाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि आप सीटेट में विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट ज़रूरी है? अधिक से अधिक परिभाषाएं याद करवाना, बच्चों को केवल सही विकल्प चुनवाना, वैज्ञानिक अवधारणा को दैनिक जीवन, अवलोकन और तर्क से जोड़ना, केवल पाठ्यपुस्तक के प्रश्न याद करवाना। तो अब तो आप बिल्कुल बहुत परफेक्ट हो चुके होंगे जब से मेरे मॉक टेस्ट कर रहे होंगे, तो अब तो इसको आप चुटकियों में कर देंगे। याद करवाना नेगेटिव, केवल नेगेटिव और केवल नेगेटिव, तो वो है अवधारणा जहाँ दैनिक जीवन, जहाँ अवलोकन और तर्क जोड़ना, वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, तो आंसर हमारा सी बनता है। तो अब आप एक्सपर्ट हो ही गए हैं ना क्वेश्चनों को करते करते। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे 20 स्कोर किया होगा। आप लोगों ने अपना स्कोर बताया नहीं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोगों का खुद अपने आप को जांचें कि आप लोगों की तैयारी कितने लेवल तक है। चलिए अगला नेक्स्ट मॉक टेस्ट देखना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम असर्शन और आपके रीज़न वाले क्वेश्चनों को करने वाले होंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। लगे रहें, बने रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।